लास्ट क्लास में हमने करा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और रीइश्यू ऑफ शेयर्स स्टार्ट किया था। तो रीइश्यू ऑफ शेयर में हमने बेसिक एंट्री करी थी कि रीइश्यू के टाइम जर्नल एंट्री क्या पास होगी। रीइश्यू के टाइम हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो पैसे कंपनी को मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसे रिसीव हुए। अब रीइश्यू या तो आप डिस्काउंट पे करोगे, या पार पे करोगे, या प्रीमियम पे करोगे। मतलब 10 रुपए का शेयर री इशू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में री इशू कर रहे हो, तो री इशू एट पार है, तो उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अगर आप डिस्काउंट पे री इशू कर रहे थे तो 10 रुपए का शेयर फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए में री इशू कर रहे हो, तो आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। वो जो डिस्काउंट दिया वो कहाँ से यूज करोगे? जो पैसे फोरफीट करे थे वहां से यूज कर सकते हैं। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट दे दिया जी, दे सकते हैं, अलाउ करता है कंपनीज एक्ट, बट मैक्सिमम कितना है वो हमें पता होना चाहिए। या आप शेयर री इशू करते हो प्रीमियम पे, तो 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में, 12 रुपए में री इशू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब री इशू के एंट्रीज के दो स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप वन तो हो गया री इशू ऑफ शेयर्स, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। स्टेप टू होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ री इशू। लॉस नहीं हो सकता, क्यों? अभी पता चल जाएगा आपको। प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू इज इक्वल टू अमाउंट forfeited on shares being reissued minus discount on reissue। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स का निकलेगा जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 500 शेयर्स फोरफिट करे, तो जरूरी नहीं है कि मैं 500 के 500 इमीडिएटली री इशू कर पाऊं। हो सकता है उसमें से 500 री इशू हो जाए, हो सकता है 400 री इशू हो। जितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, री इशू की एंट्री तो उतने की पास होगी, प्रॉफिट भी उतने का ही निकलेगा। तो प्रॉफिट ऑन री इशू इज इक्वल टू अमाउंट फोरफिटेड ऑन द शेयर्स बीइंग री इशूड, कि जो आपने शेयर्स फोरफिट करे, जो आपने शेयर्स री इशू कर रहे हो, उन पे पैसा फोरफिट कितना हुआ था, इतना, फॉर एग्जांपल 7 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ था, आपने डिस्काउंट दिया 0, तो 7 का 7 पर शेयर आपका प्रॉफिट है। टोटल जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हो रहे हैं, आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। इट विल वेरी केस टू केस, आपने डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया। डिस्काउंट नहीं दिया तो कुछ पैसा यूज ही नहीं हुआ, जितना भी आपने फोरफिट किया था वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है उन शेयर्स पे जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं। बार बार ये बोलूंगा कि ये ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व है, वो सिर्फ उन शेयर्स पे निकलता है जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं। उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग री इशूड, जो शेयर्स री इशू कर रहे हो उन पे ओरिजिनली फोरफिट कितना हुआ था, माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, आपने डिस्काउंट दिया कितना। जरूरी नहीं है डिस्काउंट दो, अगर दोगे तो मतलब आपने कुछ पैसा यूज कर लिया, जो पैसा फोरफिट हुआ था, जो यूज कर लिया ओके, जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स व्हिच हैव बीन री इशू। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से देखना, प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पैसा फोरफिटेड था, अब कह रहे हैं आपकी लायबिलिटी नहीं रही, अब आप शेयर्स री इशू कर चुके हो, जो बच गया इसमें बैलेंस उसकी बात हो रही है, वो भी उन शेयर्स पे जो शेयर्स री इशू हुए। जो पैसा बच गया वो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आप शेयर्स री इशू कर चुके हो। जो डिस्काउंट दिया था वो आप इसमें से माइनस कर चुके हो, जो बैलेंस बचा है वो आपका प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है ये? प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल
रिजर्व। प्रॉफिट ऑन री इशू कैलकुलेट कैसे किया? अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। एक, प्रॉफिट ऑन री इशू कैन बी कैलकुलेटेड only on those shares which are being reissued। कुछ कुछ केसेस आएंगे जिसमें सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन लिखना जरूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दोज शेयर्स व्हिच आर बीइंग रीइश्यूड। अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट फॉरफिटेड on shares which have not yet been reissued will remain in the share forfeiture account and cannot be transferred to the capital reserve until these shares have been reissued। किसकी बात हो रही है? जो शेयर्स बच गए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम न्यूमेरिकली तो केसेस करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जैसे 500 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 500 के 500 रीइश्यू हो गए, तो सिंपल सा केस है, कोई टेंशन ही नहीं। कितना पैसा फॉरफिट हुआ था माइनस कोई डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, जो बच गया फॉरफीचर का बैलेंस वो सारा आपका प्रॉफिट है, कर लो ट्रांसफर। ओके। कभी कभी आप सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करते, वो थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है, तो वहां ध्यान देना है कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दो शेयर्स व्हिच आर बीइंग रीइश्यूड। तो अगर आप 500 में से 400 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं तो 400 की कैलकुलेशन होगी यहाँ पे कि 400 पे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड, उन पे फॉरफिट कितना हुआ था माइनस उन पे आपने डिस्काउंट दिया कितना, प्रॉफिट ही उन पे निकल रहा है। तो सेम चीज दूसरे वर्ड्स में कह रहा, अच्छा फिर जो 100 शेयर्स आपने अभी रीइश्यू नहीं करे, उन पे जो पैसा फॉरफिट किया था उसका क्या? कह रहा है अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स व्हिच हैव नॉट येट बीन रीइश्यूड विल रिमेन इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जब आपने शेयर्स फॉरफिट करे थे तो आपने शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट किया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जब हमने शेयर फॉरफिचर का केस किया था तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किए थे, शेयर फॉरफिचर में पैसे पड़े हुए हैं, अब ये रीइश्यू के टाइम यूज हो रहे हैं। तो रीइश्यू के एंट्री पे अगर आपने डिस्काउंट दिया तो मतलब शेयर फॉरफिचर डेबिट हो गया, मतलब उतना आपने अमाउंट यूज कर लिया, जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है। बट अगर आपने शेयर्स रीइश्यू ही नहीं करे, अगर आपने शेयर्स रीइश्यू ही नहीं करे तो वो पैसा अभी फ्री नहीं हुआ है, वो फॉरफिचर में पड़ा रहेगा। तो जो 100 शेयर्स फॉर एग्जांपल अगर बच गए थे, रीइश्यू नहीं हुए थे, तो उन पे जो पैसा फॉरफिट हुआ था वो पैसा अभी यूज नहीं हो सकता, वो फॉरफिचर में पड़ा रहेगा। तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स व्हिच हैव नॉट येट बीन रीइश्यूड will remain in the share forfeiture account and cannot be transferred to the capital reserve until these shares have been reissued। तो जो 100 शेयर्स बच गए उनका पैसा फॉरफिचर में ही पड़ा रहेगा जब तक वो शेयर्स रीइश्यू ना हो जाए। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ रीइश्यू। जब भी रीइश्यू की एंट्रीज आएंगे हमेशा दो स्टेप्स में एंट्री पास होगी। पहली एंट्री होती है रीइश्यू की, इट डिपेंड्स कि रीइश्यू प्राइस क्या था, कितने उसकी फेस वैल्यू एक्चुअल वर्थ क्या थी, तो ये तो हो गई पहले रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री पास करने के बाद वर्किंग नोट्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री पास होगी। क्या एंट्री है? शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री का पर्पस क्या है कि जो शेयर फॉरफिचर में आपका पैसा ब्लॉक्ड है, अभी आपकी लायबिलिटी है, कह रहे अब तो शेयर्स रीइश्यू हो गए ना, अब तो मेरा प्रॉफिट बन गया वो, क्योंकि वो पैसा यूज ही नहीं हुआ।
तो हम वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तब जाके आपका वो प्रॉफिट माना जाता है। तो जब कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट हो रहा है मतलब हमने उसको अपना प्रॉफिट मान लिया है, अब आपकी वो इनकम है। और कैपिटल रिजर्व जब बैलेंस शीट बनेगी एट द टाइम ऑफ preparation of balance sheet, capital reserve will be shown under the major head shareholders funds, subhead reserves एंड सरप्लस। ये सब बैलेंस शीट की बातें हैं, बस क्योंकि डिस्कस हो रहा था कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व दिखाया कहाँ जाता है, अंडर द सबहेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपका ये प्रॉफिट मान लिया गया। अब मैं इस पे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, इजी चीज है बट जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। रूल्स पता होंगे गलती नहीं होगी, रूल्स नहीं पता होंगे तो सही नहीं होगा। तो प्लीज पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर, कॉन्सेप्ट ऑफ री इशू टू स्टेप्स, एक री इशू की एंट्री, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। रूल्स हमें ढंग से पता होना चाहिए। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।